हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आदिकाल का साहित्य और रासो साहित्य के नोट्स। तो चलिए आज करते हैं रासो साहित्य का नोट्स। आदिकाल का इतिहास। पहले आदिकाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आदिकाल का समय क्या रहा है? आदिकाल का समय रहा 1050 से 1375 विक्रमी संवत या फिर सन में हो रहा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा गया है। 8वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत माना है। तो ये समय किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस युग को आदिकाल का नाम दिया जाता है और आदिकाल का नाम देने वाले कौन हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा यह आदिकाल का नाम दिया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीरगाथा काल, जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस कालखंड को बीज वपन काल का नाम दिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इनको संधि चारण काल भी कहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है आदिकाल का नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बीज वपन काल का नाम किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और संधि चारण काल किसने कहा इसको? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इन तीनों के नाम से संबंधित एक क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे। प्रथम कालखंड और उसका नामकरण। आदिकाल का कौन से साहित्यकार ने क्या नाम दिया? आदिकाल का नामकरण किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा काल के साहित्यकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आरंभिक काल मिश्र बंधु। प्रारंभिक काल या फिर शून्य काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, काफ़ी बार पूछा जाता है। प्रारंभिक काल या फिर शून्य काल आदिकाल को किसने कहा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। सिद्ध सामंत युग किसे करने कहा था? राहुल सांकृत्याय ने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत युग रखा। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा। संधि चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया नाम था। अंधकार का काल कमल कुलश्रेष्ठ ने नाम दिया। अपभ्रंश काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह और धीरेन्द्र वर्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अपभ्रंश काल का नाम देने वाले राइटर कौन कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा। कई बार तीनों का नाम दे दिया जाता है और फोर्थ ऑप्शन दे दिया जाता है उपर्युक्त सभी। तो आप टिक करोगे उपर्युक्त सभी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जयकाल किसने कहा था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जयकाल के नाम से भी नाम दिया। और आधार काल डॉक्टर सुमन राजे ने। तो ये थे इसके आदिकाल के मोस्ट इम्पोर्टेंट नामकरण। फिर है आगे हिंदी का प्रथम कवि और उनको मानने वाले इतिहासकार कौन है? हिंदी का प्रथम कवि कौन माना और उसके किस इतिहासकार ने इसे प्रथम कवि माना? प्रथम कवि राजा मोंज और भोज को किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मोंज और भोज को प्रथम कवि माना आदिकाल का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रथम कवि राजा मोंज को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान या अदहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। आदिकाल के प्रथम कवि स्वयंभुक माने गए हैं जिसका समय 993 था और इसके साहित्यकार थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सिद्ध शरहपाद को प्रथम कवि माना जिसका सर्वप्रथम कवि कहलाए, जिसका समय 769 ईस्वी में था और इसके साहित्यकार थे राहुल सांकृत्यायन। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य और पोंड को प्रथम कवि कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को कहा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है?
तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है श्रावकाचार, जिसके राइटर हैं देवसेन द्वारा ये रचित है, और इसका समय रहा 933 ईस्वी, और ये सर्वमान्य मत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो है श्रावकाचार। और यह ऐसे भी पूछ लिया जाता है श्रावकाचार के रचयिता कौन हैं? देवसेन। और यह कौन से समय में इसकी रचना हुई? तो इसकी हुई 933 ईस्वी में। 3 क्वेश्चन बनते हैं भाई इसमें। इस रचना में 250 दोहों में श्रावक धर्म के आचार विचार का वर्णन है। इस रचना में कौन से श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म के आचार विचार का वर्णन है, इसलिए इसका नाम श्रावकाचार पड़ा। आदिकाल का साहित्य विभाजन कितने भागों में हुआ? 5 भागों में हुआ। रासो साहित्य, जिसे वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा रासो साहित्य, दूसरा है रास साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य। जैन साहित्य को रास साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। रासो साहित्य को वीर गाथा काव्य भी के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड पॉइंट है सिद्ध साहित्य। फोर्थ है इसमें नाथ साहित्य, और फिफ्थ है इसमें फुटकल साहित्य, लौकिक साहित्य और आदिकालीन गद्य। फुटकल साहित्य में के राइटर हैं विद्यापति और अमीर खुसरो। कौन से कवि फुटकर साहित्य में गिने जाते हैं? इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, विद्यापति और अमीर खुसरो। लौकिक साहित्य के कौन कौन से कवि हैं? अब्दुल रहमान, कवि कलोल, कुशल लाभ, ढोला मारूरे दूहा, ये लौकिक साहित्य के प्रमुख कवि हैं। आदिकालीन गद्य के रोडाकृत राहुलवेल, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वरी ठाकुर, युक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि की रचना है। ये गद्य कवि की रचनाएं हैं, आदिकाल की गद्य रचनाएं हैं। राहुलवेल रोडा की है, ज्योतिरीश्वरी ठाकुर वर्ण रत्नाकर की है, युक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर कवि है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं, तीनों में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। अब है रासो साहित्य के नोट्स पढ़ते हैं। चलिए, रासो साहित्य की शब्द की उत्पत्ति किस से हुई मानी जाती है? कौन से इतिहासकार ने किस नाम से इसकी उत्पत्ति मानी है? तो गारसा दत्तासी ने इसे राजसू से मानी, पृथ्वीराज रासो में राजसू से और राजसूय से माना है। किसने? गारसा दत्तासी ने बताया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि रसायन शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। तो अलग अलग साहित्यकार ने अलग अलग शब्दों से मानी है। आधार ग्रंथ ने बीसलदेव रासो से मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन शब्द से रासो की उत्पत्ति मानी है। ये एक आधार ग्रंथ है, कौन सा? बीसलदेव रासो, जिसमें रासो शब्द की उत्पत्ति देखी जाती है। पृथ्वीराज रासो में भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं जो काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो चलिए, संवत 1200 बहुतरा मझारी, जेठ बधी नवमी बुधवारी, नाल है रसायन आरंभ ही, शारदा टूठी ब्रह्म कुमारी। ये पंक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसकी है? बीसलदेव रासो की है। फिर है कवि राजा श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश से मानी। डॉक्टर दशरथ शर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी ने रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति बताई गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त ने अब्दुल रहमान के संदेश रासक से इसकी उत्पत्ति हुई बताई गई है। संदेश रासक रचनाओं से इसका नाम रासो पड़ा। नरोत्तम स्वामी ने रसिक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति बताई गई है।
तो अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग नामों से इसकी उत्पत्ति बताई है। रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं? प्रवृत्तियाँ यानी विशेषताएं। रासो साहित्य वीर एवं श्रृंगार रस से सांगोपांग चित्रण है। वीर और श्रृंगार रस का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। ऐतिहासिकता का अभाव है रासो साहित्य में। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है रासो साहित्य में। और रासो साहित्य की प्रमुख भाषा है पिंगल तथा डेंगल भाषा का प्रयोग। फिर है पिंगल में कौन कौन सी भाषाएं मिश्रित की गई हैं? पिंगल में है ब्रज और पूर्वी राजस्थानी भाषा को मिलाकर के पिंगल भाषा बनी। तो इसका वर्णन प्रेम निरूपण में किया जाता है पिंगल भाषा का। डिंगल में पश्चिमी राजस्थानी भाषा डिंगल भाषा कहलाती है। इसमें युद्धों का वर्णन है। लोक जीवन से इतर साहित्य। फिर है आश्रय दाताओं की प्रशंसा रासो साहित्य में देखने को मिलती है। प्रशस्ति काव्यों की प्रधानता, एक दूसरे की आश्रय दाताओं की बहुत बढ़ चढ़कर प्रशंसा की गई है रासो साहित्य में। नेक्स्ट है कल्पना की अतिशयता। काल्पनिक बातें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सौंदर्य तथा वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। सौंदर्य और वीरता का बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है प्रकृति का आलंबन तथा उद्दीपन दोनों ही रूपों का चित्रण किया गया है। पॉइंट 10 है विविध छंद अलंकारों का प्रयोग। 11 है प्रबंध काव्यों की प्रधानता। और नेक्स्ट है सीमित मात्रा में विरह तथा प्रेम निरूपक लघु काव्यों का विसर्जन रासो साहित्य में किया गया। अब रासो साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो जिसके रचयिता हैं चंद बरदाई। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है पृथ्वीराज रासो से संबंधित एक क्वेश्चन अवश्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद बरदाई। या फिर चंद बरदाई ने कौन सी रचना की थी? तो पृथ्वीराज रासो। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को 12वीं शताब्दी में रचित माना है। 12वीं शताब्दी में रचित कौन सी इतिहासकार ने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। माता प्रसाद गुप्त ने इसे 14वीं शताब्दी की रचना माना है। और अधिकतर विद्वान इसे 13वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। तो कुछ 12वीं की मानते हैं, कोई 13वीं का मानता है और कोई 14वीं का मानता है। भाई राइटर अलग अलग है। इसमें 59 सर्ग हैं जो समय के नाम से भी जाना जाता है। सर्ग को ही समय कहा गया है। तो इसमें टोटल कितने सर्ग या समय हैं? 69 समय में विभक्त रचना। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम महाकवि किसे माना जाता है? चंद बरदाई को। और किसने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का एक प्रथम महाकाव्य है। किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। चंद बरदाई का मूल नाम क्या था? बलिद्धे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चंद बरदाई का मूल नाम बलिद्धे था। वीर तथा श्रृंगार रस इस ग्रंथ के अंगिरस हैं। छंदों का वैविध्य होते हुए भी इस रचना में छपई की प्रधानता देखने को मिलती है। छपई एक छंद का नाम है। भाई शिव सिंह सेंगर ने चंद बरदाई को छपई का राजा कहा है। शिव सिंह सेंगर ने छपई का राजा किसे कहा? चंद बरदाई को। किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने कहा। किसको? चंद बरदाई को, कि छपई का राजा है। छपई छंद में ज़्यादा रचनाएं करता है। भाई हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि चंद बरदाई को ही कहा जाता है। ये किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने भी स्वीकार कर लिया कि हिंदी का वास्तविक प्रथम कवि चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपने ग्रंथ एलेंस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में पृथ्वीराज रासो को संगोपांग नाम से भी संबोधित किया गया है। पृथ्वीराज रासो को किस नाम से संबोधित किया गया है? संगोप्ता नेम से। डॉक्टर वूलर ने, किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने स्वीकार किया भी संगोप्ता नेम से। डॉक्टर वूलर को कश्मीर के संस्कृत कवि जैनक के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो की एक खंडित प्रति मिली, जिनके संवत पृथ्वीराज रासो से मेल नहीं खा रहे थे तथा उन्होंने सर्वप्रथम इस ग्रंथ को संदिग्ध माना है।
इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो जाली ग्रंथ किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है भाई, काफ़ी बार पूछी जाती हैं। यह मान लेने में किसी को आपत्ति नहीं है कि रासो एकदम जाली पुस्तक नहीं है। उसमें बहुत अधिक प्रक्षेप होने के कारण उसका रूप विकृत अवश्य हो गया है। ये किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, कि उसके रूप को विकृत प्रक्षेप्य होने के कारण उसका रूप विकृत हो गया भाई, रूप बदल गया उसका। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण मिलते हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम संस्करण है बृहदतम संस्करण, जिसमें कुल छंद हैं 16,306। वृहदतम जो संस्करण है उसमें 16,306 छंद हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इस ग्रंथ को 1585 में प्रकाशित कृति के आधार पर संपादन कर दिया गया था। इसमें संस्करण हैं 4 और सर्ग या समय हैं 69। द्वितीय संस्करण है इसमें मध्यम संस्करण के नाम से भी जाना जाता है द्वितीय, जिसमें 7,000 छंद देखने को मिलते हैं। तीसरे संस्करण में एक लघु संस्करण कहलाता है तीसरा, जिसमें 3,500 छंद हैं। और सबसे लघुतम संस्करण है चतुर्थ संस्करण, जिसमें 1,300 छंद हैं। तो प्रथम में है 16,306, दूसरे में 7,000, तीसरे में उससे आधे आ गई 3,500 और चतुर्थ में आ गई 1,300 छंद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है छंदों से संबंधित, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। चतुर्थ संस्करण में 1,300 छंद हैं, जिसे लघुतम संस्करण के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसी संस्करण को मूल रासों को प्रामाणिक माना है। चौथे को रासों की प्रामाणिकता से संबंधित 3 मत कौन कौन से हैं? कुछ ने इसको अप्रामाणिक माना, दूसरे ने इसको अर्ध प्रामाणिक माना और तीसरे ने इसको प्रामाणिक माना। तो अप्रामाणिक मानने वाले हैं डॉक्टर वूलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, कविराजा श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुरारीदान, मुंशी देवी प्रसाद, ये थे इसको अप्रामाणिक मानने वाले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर वूलर और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 को तो अच्छे से याद रख लिएगा बजी, जो अप्रामाणिक मानते हैं रासो साहित्य को। दूसरा है अर्ध प्रामाणिक। पृथ्वीराज रासो को कौन कौन से मानते हैं अर्ध प्रामाणिक? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगरचंद नाहटा, सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, मुनि जिन विजय, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, अर्ध प्रामाणिक मानने वाले। फिर है इसको प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन हैं? कर्नल जेम्स टोड, मिसर बंधु, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, श्याम सुंदर दास, मोहन दास, विष्णुलाल पांड्या, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मथुरा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो सबसे ज़्यादा मानने वाले हैं इसको प्रामाणिक मानने वाले राइटर। तो इनको अप्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक और प्रामाणिक मानने वालों के 2-2 के तो राइटरों के अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे। रासो ने तो चंद ने लिखा, रासो ने तो चंद यानी चंद बरदाई ने लिखा और न ही पृथ्वीराज के समय इनकी रचना हुई। यह किसने कहा? कवि राजा श्यामल दास के विचार थे भाई, कि न तो ये चंद बरदाई ने इसकी रचना की और न पृथ्वीराज के समय ये इसकी रचना हुई। तो यह अप्रामाणिक है, ये कवि राजा श्यामल दास कहते हैं। दूसरा, डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो को घटना कोश कहा है। पृथ्वीराज रासो को घटना कोश किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में यह राजनीति की एक महाकाव्यात्मक त्रासदी भी है। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। इसको 2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद में रचित अंश को ही प्रामाणिक माना है, शेष अंश को प्रक्षिप्त मानते हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन से संवाद को माना है जो सुख और सुखी के संवाद की अंश को ही प्रामाणिक माना है? मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। सेकंड है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए अनंत संवत की परिकल्पना प्रस्तुत की और उनके अनुसार रासों में वर्णित समय में 90 वर्ष जोड़ देने पर यह वह प्रामाणिक सिद्ध हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इसमें 90 वर्ष और जोड़ दिया जाए तो ये प्रामाणिक लगता है। भाई पृथ्वीराज रासो के 57वें समय को रासो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। पृथ्वीराज समय या सर्ग को, कौन से को? 57वें को। 57वां सर्ग कैमास वध का है। पृथ्वीराज रासो की जो 57वां समय है या फिर सर्ग, उसमें किसका वर्णन किया गया है? कैमास वध का। पृथ्वी, जिसके कारण वो प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज रासो का उत्तरार्ध चंद के पुत्र जलहैन द्वारा रचित माना जाता है। पृथ्वीराज रासो के उत्तरार्ध के कारण आधा इसको चंद्रवरदाई ने लिखा और उसको पूरा किया पृथ्वीराज रासो को, उसका पुत्र था जलहन, उसने इसको पूरा कंप्लीट किया। इस संबंध में एक युक्ति चर्चित है। पुस्तक जलहन हथदे चले गज्जन नरिपकाज कि चंद्रवरदाई अपने बेटे के हाथ में इस पुस्तक का कार्य करने के लिए दे करके चले गए राजा के पास। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो रासो में कमला के नाम से वर्णित है। तो माता का नाम सेम नहीं है, दोनों जगह पर अलग अलग बताया गया है। पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरी देवी था और रासो में इसका नाम पढ़ने को कमला नाम से वर्णित है, तो ये सेम इसलिए अप्रामाणिक है। भाई दूसरा है, पृथ्वीराज रासो में परमार, चालुक्य और चौहान अग्निवंशीय बताए गए हैं, जो बाद में सूर्यवंशी प्रमाणित हुए हैं। इन्हीं राजाओं को कहीं अग्निवंशी बताया तो कहीं ने सूर्यवंशी बताया, तो इस कारण से भी अप्रामाणिक घोषित कर दिया गया। रासो में पृथ्वीराज रासो के 14 विवाहों का वर्णन है। पृथ्वीराज चौहान के राजा था, उसके 14 विवाहों का वर्णन है, जो पृथ्वीराज के जीवन काल में कहीं भी मेल नहीं खाता। पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु इतिहास संगत नहीं है। कहीं बता रहे हैं कि गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथों हुई थी और कहीं भी इसका वर्णन पढ़ने को नहीं मिलता। पृथ्वीराज के द्वारा सोमेश्वर का वध इतिहास सम्मत नहीं, ये भी इतिहास में देखने को नहीं मिलता कि पृथ्वीराज के द्वारा सोमेश्वर का वध किया गया। तो इस कारण से इसको उनकी घटनाओं को पढ़ने से और सही तर्क संगत न बैठने के कारण इसको अप्रामाणिक घोषित कर दिया गया। पृथ्वीराज रासो की चर्चित पंक्ति कौन कौन सी हैं? मनहू कला सस्सी भान कला 16 सो बनिए बजिए घोर निशान रान चौहान चहों देश। ये किसका था? संयोगिता के सौंदर्य वर्णन के समय का है। पृथ्वीराज समय का है, समय यानी सर्ग से है। इस ग्रंथ को महाकाव्यों की श्रेणी में विकसनशील महाकाव्य कहा गया है। बाबू गुलाब राय ने इस ग्रंथ को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। इस ग्रंथ को महाकाव्यों की श्रेणी में विकसनशील महाकाव्य कहा है। बाबू ये तो सेम वही रिपीट हो रहा है। पृथ्वीराज रासो में 12वीं शताब्दी की भाषा की संयुक्त अक्षरमयी अनुस्वारांत प्रवृत्ति मिलती है, जिससे यह 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सिद्ध होता है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। नेक्स्ट है प्रमाल रासो। तो इसमें रासो, पृथ्वीराज रासो ये सबसे लंबा चौड़ा है। आगे दूसरी रचना आ गई भाई प्रमाल रासो। प्रमाल रासो के रचनाकार कौन है? जगनिक। प्रमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक है। जो रासो में सर्वाधिक प्रामाणिक है प्रमाल रासो। कालिंजर के राजा परमर्दिदेव और उनके 2 वीर सेनापति आला और उदल की वीरता के प्रसंग को इस रचना का विषय बनाया गया है। प्रमाल रासो में किसका वर्णन पढ़ने को मिलता है? आला और उदल की वीरता का प्रसंग देखने को मिलता है। यह तो गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं है। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। यह ग्रंथ अपने मूल रूप में गेय शैली में है। गेय शैली यानी गाया जाने वाली शैली है, क्योंकि आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला उस क्षेत्र का राग था। आला और उदल बनाफर जाति के व्यक्ति थे।
फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने इसका संपादन सन 1865 में आल्हा खंड के नाम से करवा दिया। किसने? चार्ल्स एलियट ने। परमाल रासों का जो संपादन किया गया वो सन 1865 में किया और उसका नाम बदलकर आला खंड कर दिया गया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसका संपादन परमाल रासो नाम से किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को एक अर्ध प्रामाणिक माना है। परमाल रासो को किसी ने प्रामाणिक माना तो किसी ने अर्ध प्रामाणिक माना। इस ग्रंथ में के बारे में एक दोहा भी प्रचलित है। 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 बरस लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को अधिकार। ये परमाल रासो से संबंधित पंक्ति है भाई, कि 12 बरस लो कुकर जीवे। कुकर यानी कुत्ते की उम्र सिर्फ 12 वर्ष होती है। 13 वर्ष ले सियार, सियार की 13 वर्ष होती है और क्षत्रिय की 18 वर्ष दी गई है। उसको आगे के जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये पंक्ति किस में देखने को मिलती है? परमाल रासो से संबंधित है। नेक्स्ट है बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो के रचनाकार को इंगित करने वाली पंक्ति है। संवत 1200 बहोत्तरा, मझरी जेठ बधी, नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभई, शारदा टूटी ब्रह्म कुमारी। ये है बीसलदेव रासो की पंक्ति है। इस ग्रंथ में बीसलदेव विग्रहराज चतुर्थ तथा रानी राजमती नायक नायिका के रूप में वर्णन देखने को मिलता है। बीसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ की रानी राजमती के नायक और नायिका के रूप का वर्णन देखने को मिलता है। इस ग्रंथ का संपादन माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा ने इसका वर्णन किया था। बीसलदेव रासो 4 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में बीसलदेव व राजमती का विवाह होता है। द्वितीय खंड में राजमती से रूठकर बीसलदेव का उड़ीसा चले जाते हैं और तृतीय खंड में राजमती का वीर वर्णन और बीसलदेव का उड़ीसा से लौटना होता है। और चतुर्थ खंड में राजा भोज के द्वारा अपने पुत्री राजमती को मालवा ले जाना और बीसलदेव की रूठी हुई राजमती को मनाकर लाना। बीसलदेव रासो के बारे में विशेष तथ्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम वीर काव्य कहा है। किसे? बीसलदेव रासो को प्रथम वीर काव्य किसे कहा है? बीसलदेव रासो को किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। ये किसकी पंक्ति थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी। नेक्स्ट है हमीर रासो, जिसके रचनाकार हैं सारंगधर या जोधराज। यह ग्रंथ अनुपलब्ध है। कौन सा? हमीर रासो उपलब्ध नहीं है भाई, अनुपलब्ध है। किंतु लक्ष्मीधर रचित प्राकृत पेंगलम ग्रंथ में हमीर रासो से संबंधित 8 छंद देखने को मिलते हैं। प्राकृत पेंगलम में हमीर रासो से संबंधित 8 छंद देखने को मिलते हैं। प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? लक्ष्मीधर, जिनके आधार पर ग्रंथ की परिकल्पना की गई है। इस ग्रंथ में चौहान वंशीय हमीर का वर्णन देखने को मिलता है। महापंडित राहुल शंकरिताई ने हमीर रासो के छंदों को जजल कवि रचित माना है। फिर है खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। इस ग्रंथ में राव खुमान से लेकर राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अल मामू और चित्तौड़ के राव खुमान आदि के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। और इस रचना का रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 9वीं शताब्दी माना है, किंतु अधिकतर विद्वान इसे 17वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। नेक्स्ट है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो के रचयिता है नल सिंह भाट। यह रचना मूलतः अपभ्रंश में है और इसके 42 छंद ही उपलब्ध हुए हैं। विजयगढ़ करौली राज्य के राजा विजयपाल तथा राजा पंग के मध्य इनका युद्ध हुआ था। इसमें विजयपाल रासो में तो विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? नल सिंह भाट। इसकी यह रचना अपभ्रंश में है और 42 छंद हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही भाई, इसमें विजयगढ़ के राजा विजयपाल के राजा पंग के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये थे आपकी रासो साहित्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।